हेलो। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का द स्मार्ट एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए विद्यार्थी, हमने 2 दिन पहले कक्षा 10th का सिलेबस डिस्कस किया था आरबीएससी बोर्ड। कक्षा 10 का सिलेबस डिस्कस किया था आरबीएससी बोर्ड का। उसके अंदर हमने आपको प्रत्येक चैप्टर के बारे में बता दिया था। कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर, 14 चैप्टर हैं, जिसका पहला चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इससे पहले आप अपनी नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के बैठ जाइए। एक एक चीज नोट करना है। और ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के पास शेयर करो जिनको क्लास 10th का मैथ पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है जी। अब हम इसके बारे में आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ें हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो आप जैसे जैसे मैं बोर्ड पे नोट करता जाऊं, बोलता जाऊं, वैसे वैसे आप सभी भी नोट करते जाना है। ठीक है जी। तो चलते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो देखिए विद्यार्थी, अपने चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है, चैप्टर पहला, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है भैया। इसका नाम है जी रियल नंबर। बहुत अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले अपन रियल नंबर को समझेंगे, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, एक एक चीज को समझते चलना है। वास्तविक संख्या। कॉपी पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। ठीक है जी। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आप देखो जी, ये चैप्टर आपको सबसे पहले विद्यार्थी मैं आपको बता दूं, आरबीएससी बोर्ड के हिसाब से, आरबीएससी बोर्ड के हिसाब से 4 अंक का है। कितने अंक का आता है जी? 4 अंक का। और जो 4 अंक के जो क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन इसके अंदर एमसीक्यू आते हैं, बिल्कुल आसान आसान। जिसमें एक क्वेश्चन तो आप ये मान के चलो, या तो एलसीएम एचसीएफ पूछता है, या फिर पूछता है प्रीमे और अप्रीमे में से, फिक्स है। और 2 क्वेश्चन इसके आते हैं 1 नंबर के, एक नंबर के, 1 लीनियर, जिनका आंसर सिर्फ आपको 1 से 2 लाइनों में देना होता है। तो ये टोटल 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें 2 एमसीक्यू और 2 प्रश्न 1 लीनियर, एक नंबर के। ये तो हो गई बात प्रश्नों की। अब चलते हैं अपन आगे। देखो, सबसे पहले सबसे पहले ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि अंक किसे कहते हैं। अंक, डिजिट। बिल्कुल आसान भाषा में अपने पेन और कॉपी उठाइए और लिखते रहे अंक, यानी कि 0 to 9, 0 to 9, 0 से 9 तक, 0 to 9 तक के अंक कहलाते हैं। अंक कहलाते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए 0 to 9 तक के क्या कहलाते हैं? अंक। कौन कौन से हो गए? 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 और 9, ये अंक हैं। ये क्या है जी? अंक। ये टोटल मिला के ये सभी अंक हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है जी? अंक। अब सबसे पहला प्रश्न यदि आपसे कोई पूछता है यहाँ पे, तो यही पूछ सकता है, नोट डाल के नोट करना, कोई भी पूछ सकता है। ये बेसिक चीजें हैं, हर किसी बच्चे को पता भी नहीं होती, बहुत सारे बच्चों को पता भी होती हैं, लेकिन ये कोई भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछता है कि गणित में, यानी कि मैथ में, गणित में कुल अंकों की संख्या कितनी है? कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितनी है? पहला प्रश्न यही है। तो देख लो, इनको गिन लो आप। 0, कई बच्चे इसका 9 जवाब दे देते हैं, जबकि 0 भी शामिल होता है अंक में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस सवाल का आंसर जाएगा जी, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है जी? 10। सबसे पहला क्वेश्चन नोट करो, कुल अंकों की संख्या यानी कि नंबर, संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। आई बात समझ में? अब देखो, यहां पे एक शब्द आया है संख्या, यहां पे एक शब्द आया संख्या। क्या शब्द आया? संख्या। तो अब अपने को यही पढ़ना है, संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, अगली हेडिंग है संख्या, डालिए नंबर। संख्या, नंबर, ये क्या परिभाषा होती है? देखो, अभी हमने पढ़ा अंक, 0 to 9 तक के अंक कहलाते हैं। 0 to 9 तक के क्या कहलाते हैं? अंक। और जब अंकों से मिलकर, अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है, अंकों से मिलकर संख्या बनती है, अंकों से मिलकर संख्या बनती है। ठीक है जी, उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं, देखते रहना। कोई भी हम ले लेते हैं, ये दो एग्जाम्पल देखिए। 12, ये हमने क्या लिया? 12। अब इसमें देखो, जो इधर ये 1 लिखा हुआ है, ये भी अंक है, डिजिट है। और ये 2 लिखा हुआ है, ये भी अंक, डिजिट। जब ये दोनों मिले तो 12 एक क्या बन गई? संख्या। 12 क्या बन गई? एक संख्या। और उदाहरण देखिए जी, हम लेते हैं जी 43, 43। इसमें जो 4 लिखा हुआ है, ये भी अंक, 3 लिखा हुआ है, ये भी अंक। जब ये दोनों मिले तो 43 क्या बन गया? एक नंबर, यानी कि एक संख्या, एक नंबर, एक संख्या। कोई भी उदाहरण ले लो, बड़ी से बड़ी, जितनी भी बड़ी संख्या होती है, हमने ले लिया 145, 145, 145, जिसके अंदर 1 भी अंक, 4 भी अंक, 5 भी अंक। तो ये भी क्या बन गई? एक संख्या। ये भी क्या बन गई? एक संख्या। क्या बन गई? एक संख्या। तो अंकों से मिलकर संख्या बनती है, जब अंक मिलते हैं तो संख्या बनती है। या फिर हम संख्या की परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि गणित की वह संख्या, गणित की वह अंक, गणित की वह संख्या जो, जिससे हम वस्तुओं को गिनने में, वस्तुओं को गिनने में, वस्तुओं को गिनने में, गिनती करने में, किसी चीज को मापने में,
किसी चीज को मापने में आदि में काम में ली जाती तो वो भी तो संख्या ही होती है। अब आप बोल रहे हो कि 10 kg सेव, तो ये जो 10 kg सेव है ये किसी चीज को गिन रहे हैं 10, तो 10 क्या है? एक संख्या। 10 क्या है? एक संख्या। या फिर मैं बोलूं कि किसी भी टोकरी में मान लो 5 आम है, तो 5 क्या है? एक संख्या। या फिर मैं बोलूं किसी भी पेड़, किसी भी बगीचे में 400 पेड़ हैं, तो 400 क्या है? एक संख्या। 400 क्या है? एक संख्या। तो यानी कि किसी चीज को गिनने में काम में ली जाती है वो भी क्या होती है? संख्या। या फिर सबसे अच्छी परिभाषा है अंकों से मिलकर संख्या बनती है। तो संख्या समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको नोट करते रहना। अंकों से मिलकर संख्या बनती है, उदाहरण के माध्यम से मैंने बता दिया। 1, 12, 43, 145, जिसमें 1 भी अंक, 2 भी अंक, 4 भी अंक, 3 भी अंक। 1, 4, 5, 145 भी क्या है? एक संख्या, जिसमें 1, 4, 5 क्या यूज हो रहे हैं? अंक। आगे बात समझ में? यहां तक नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं। देखो जी प्रिय विद्यार्थियों, अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार देखो जी। सबसे पहली संख्या होती है जी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरी होती है जी काल्पनिक संख्या। और तीसरी होती है जी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या। अब देखो यहाँ पे हम वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांट देते हैं, जिसके अंदर एक आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर। और दूसरी आती है जी अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर बोलते हैं। नोट करते जाना, बिल्कुल बेसिक से एकदम। अभी हमने वास्तविक संख्या की परिभाषा भी नहीं ली है। अब यहाँ पे जो परिमेय संख्या है इसे भी हम बांट देते हैं प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर। आ गई बात समझ में?
इसके बाद में एक बार टेबल बना देता हूं मैं। प्राकृत संख्या के भी कुछ भाग हैं, इनमें से आपको पता है सम संख्या, यानी कि इवन नंबर, विषम संख्या, ओड नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, और सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर। ये वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या आपको जिसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इसका मैं जैसे एग्जाम्पल लिखूं तो रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर यदि माइनस की कोई संख्या है, -36, तो ये क्या है? एक काल्पनिक संख्या। समिश्र संख्याएं क्या होती हैं? जब वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या मिलती है तो ये होती हैं समिश्र संख्याएं। ये दोनों आपको जब 11th में जाओगे तब पढ़ने को मिलेगा। अभी अपने 10th में वास्तविक संख्या है। तो ये मैंने एक पूरी टेबल बना दी, इसका स्क्रीनशॉट लेना और नोट करना। संख्या के प्रकार: वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और समिश्र संख्या। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। अब इनको हम पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे। इनको हम वापस पढ़ते चलेंगे, नीचे से पढ़ते चलेंगे और पहुंच जाएंगे वास्तविक संख्या पर। कहाँ पर पहुंच जाएंगे? वास्तविक संख्या पर। तो ये नोट करिए फटाफट से। संख्या के प्रकार: वास्तविक, काल्पनिक और समिश्र। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या पढ़ने जा रहे हैं? प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनना। नेचुरल नंबर क्या होती हैं? कि वे संख्या जिनकी शुरुआत एक से होती है। कहाँ से शुरू होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक से शुरू होती हैं और ये चलती जाती हैं अनंत तक। कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक। क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। कि एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, इनफाइनाइट तक। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। ठीक है जी, अगला है पूर्ण संख्याएं। इससे पहले मैं आपको पूर्ण संख्याएं देखो, हमने क्या किया? यहां पे एक सर्किल बनाया। ठीक है जी, हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। ठीक है, दिख रहा होगा। चलो,
यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया, इसके अंदर n लिख दिया। n का मतलब ये हो गया कि प्राकृत संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं, n से। और 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक। कहाँ तक चल रहा है जी, अनंत तक। इसके बाद में हम सेकंड पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या। सेकंड क्या पढ़ते हैं जी, पूर्ण संख्या। यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या परिभाषा है, प्राकृत संख्याएं शुरू हो रही थी 1 से। यदि प्राकृत संख्याओं में हम 0 और ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ये संख्याएं क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृत संख्याओं में नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं जी, 0 से। कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से। नेक्स्ट देखिए जी, अभी हमने देखा चलो ऐसे बना देते हैं सर्किल। ये था जी नेचुरल नंबर का, जिसके अंदर हम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद में इसके ऊपर हमने बना दिया होल नंबर, यानी कि W, जो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक चल रहा है ये, इनफाइनाइट, अनंत तक। तो पहले प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर कहाँ तक चलती हैं, अनंत तक। उसके बाद में पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर कहाँ तक चलती हैं, अनंत तक। नेक्स्ट इसके बाद में आती हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या आती हैं जी, पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर। देखिए जी, ये संख्याएं अनंत से चलती हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और अनंत तक चलती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के साथ चलती हैं। शून्य के साथ चलती हैं। शून्य के साथ चलती हैं। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, पॉजिटिव नंबर भी होती हैं, नेगेटिव नंबर भी होती हैं और 0 भी। या फिर हम ये कह सकते हैं, यदि पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती थी, 0 से। यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ दें तो कैसी संख्याएं बन जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। कैसी संख्याएं बन जाती है, पूर्णांक संख्याएं। यहाँ तक नोट कर लिया होगा, समझ में आया होगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, इनके जवाब देना। इसका पहले मैं आपको एक वेन डायग्राम बनाते चलता हूँ, सबसे अंत में यही काम आएगा, जो आपको सारी चीज़ याद रखेगा। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर लिखा था, जो 1 2
3 डॉट डॉट अनंत तक चल रहा था। इसके बाद में हमने पूर्ण संख्याएं लिखी थी W 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, और ये कहाँ तक चल रही थी? अनंत तक। अंत में हम लिख रहे हैं होल नंबर, इंटीजर नंबर, जिसे हम Z से दर्शाते हैं। ये अनंत से चल के आती हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक। कहाँ तक चलती हैं? ये अनंत तक। अब इसी वेन डायग्राम में सारी परिभाषाएं छुपी हुई हैं। नेचुरल का मतलब प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं, 0 ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 4 अनंत तक। पूर्णांक संख्याएं Z से दर्शाते हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी। ये काम आएगा डायग्राम। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे। ये क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। सबसे पहला नोट डाल के पहला क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या। दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 3 नंबर का, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या। चौथा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इनके सभी के जवाब आने चाहिए, नोट करते जाइए। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अगला क्वेश्चन है, अब तक पढ़ाए उन्हीं में से हैं सारे के सारे क्वेश्चन। 5 नंबर का, सबसे छोटा अंक। 6 नंबर का, सबसे बड़ा अंक। अगला है 7 नंबर का, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। ये अब तक जो भी चीज़ पढ़ाई है इन्हीं के जवाब हैं, नोट करिए, लिखिए। ये मैंने 7 क्वेश्चन लिख दिए हैं, इनके जवाब आने चाहिए। देखो जी, पहला क्वेश्चन था सबसे छोटी प्राकृत संख्या। क्या आंसर आएगा जी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से।
तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या आ गई? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो इसका आंसर आएगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, अब देखो जब पूर्णांक संख्या हम पढ़ा रहे थे तो यहाँ पे हम आपको एक छोटी सी चीज डिस्कस कर देते हैं। ये संख्या रेखा होती है, ये वास्तविक संख्या में बताएंगे, यहाँ पे 0 होता है और इधर का जो भाग होता है ये धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। 1 2 3 ये होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक है पूर्णांक। और जो इधर का भाग है, ये जो भाग है जो -1 -2, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो अब बताओ आप कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है? तो यानी कि पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक की शुरुआत 1 से होती है, तो सबसे छोटी क्या आ जाएगी? 1। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, आपको पता है नेगेटिव की ओर जब हम जैसे जैसे -1 -2 -3 -4, तो -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है, तो माइनस में बढ़ते जाते हैं वैसे छोटा होता जाता है। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक -1, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1। सबसे छोटा अंक 0, सबसे बड़ा अंक 9, और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पता है? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। ये आपको अवश्य आने चाहिए, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। और ये आगे बात समझ में? नोट कर लिया? नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद में चलते हैं जी, अब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अब शुरू होता है यहाँ से, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। और वो चैप्टर, उस हेडिंग का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसी से आपके क्वेश्चन आएगा, जिसे कहते हैं जी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अभी हमने वास्तविक संख्या की परिभाषा नहीं जानी है, उसी को जानने के लिए एक एक स्टेप से चल रहे हैं। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। देखिए विद्यार्थी, यदि आपने अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ये करिए। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, बहुत आराम से समझना है। इसके अंदर मैं आपको 3 पॉइंट लिखवाऊंगा, अगर उसमें से एक पॉइंट भी यदि आप मिस कर रहे हो, इसका मतलब आप परिमेय संख्या की परिभाषा कंप्लीट नहीं बोल रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वे संख्याएं, नोट करिए, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए। पहला पॉइंट तो यही है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए। दूसरा पॉइंट नोट करिए, दूसरा पॉइंट नोट करिए, P/Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए।
पी व क्यू दोनों कैसी संख्याएं होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएं। और जो तीसरा पॉइंट है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0। क्यों कभी 0 नहीं होना चाहिए? उसके पीछे कारण है क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में तो क्यों 0 हो सकता है। पूर्णांक संख्याओं में 0 आता है कि नहीं आता भाई? ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है, 0 भी है। जब आप कह रहे हो P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए तो क्यों 0 हो सकता है, लेकिन इसने कंडीशन लगा दी ने कि क्यों कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी और कुछ भी हो, लेकिन क्यों P के बारे में इसने कुछ नहीं कहा कि P शून्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों शून्य नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की 3 पॉइंट हैं। अगर ये तीनों पॉइंट आप कंप्लीट एक साथ लिख रहे हो तो ये मान लो आप एकदम सही परिभाषा लिख रहे हो, जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जाए। P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए और Q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। और यहीं से प्रश्न आता है सीधा सा, अभी मैं बताऊंगा आपको। अब इसके कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो ध्यान से समझना। एग्जाम्पल फर्स्ट, उदाहरण 1 लेते हैं। फिर मैं आपको जो वेन डायग्राम बना रहा था उसके अंदर सारी चीजें बता दूंगा मैं। देखो आपको बस अंत में वेन डायग्राम ही देख के जाऊंगा, उसमें आप अपने आप छांट लोगे कौन सी परिमेय है नहीं, कुछ नहीं, ये सारी चीजें मैं नोट करवाऊंगा। देखो सबसे पहले हम एक छोटी सी कोई भी प्राकृत संख्या लेते हैं। चलो जी ले लिया 12। बताओ ये परिमेय है या नहीं है। अब समझाने के तरीके से देखो, सबसे पहले हमने पहली परिभाषा क्या लिखी थी कि वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जाए। अब ये कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये P बटे Q के रूप में तो लिखा ही नहीं। तो भाई साहब हम इसको लिख सकते हैं, यदि हम इसके नीचे 1 लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी संख्या में 1 से भाग लगाओ वही प्राप्त होता है, और किसी संख्या को 1 से गुणा करो वही प्राप्त होता है, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है। अब ध्यान से देखिए, यदि हम इसको अब लिख दें P बटे Q, लिख दिया। आसान टॉपिक नहीं है परिमेय संख्याओं का। 12 बटे 1 बराबर P बटे Q लिखा गया। पहली लाइन कंडीशन कंप्लीट, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जाए लिखी गई। दूसरी कंडीशन क्या थी? P और Q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। P और Q दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। तो देखो P के सामने आया 12, Q के सामने आया 1, तो पूर्णांक संख्याएं हैं कि नहीं है? पूर्णांक संख्याओं में सारी की सारी धनात्मक संख्याएं आती हैं, तो 12 और 1 दोनों पूर्णांक हैं। और Q कभी शून्य नहीं होना चाहिए। Q यहाँ पे शून्य नहीं है। Q का मान कितना है? 1। इसका मतलब इस 12 संख्या के लिए ये तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। इसका मतलब 12 एक परिमेय संख्या है। 12 एक परिमेय संख्या है। अब 12 देखो, अब संख्या ये एक धनात्मक संख्या है। ये कैसी संख्या है? एक धनात्मक, और एक प्राकृत संख्या भी है, 1 2 3 4 5। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सारी की सारी परिमेय संख्या है। सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या। तो 12 के बारे में समझ में आ गया। और लिख देते हैं, चलो और देखो जी। यदि हम ऋणात्मक संख्या से कोई समझें, मैंने ले दिया यहाँ पे माइनस का 48, 48, माइनस का 48। अब बात वही, इसको यदि P बटे Q के रूप में बनाना है तो इसके नीचे हमने क्या लगा लिया? 1। अभी समझाया था कि 1 से या तो भाग करो या गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको हमने लिख लिया P बटे Q।
P का मान -48, Q का मान 1। अब देखो P और Q दोनों पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? दोनों की दोनों पूर्णांक। क्योंकि पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा इसलिए पहले लिखाई थी कि ऋणात्मक संख्याएं भी क्या होती हैं? पूर्णांक। और धनात्मक संख्याएं भी क्या होती हैं? पूर्णांक। तो -48 भी पूर्णांक, Q का मान 1 भी क्या है? पूर्णांक। इसका मतलब -48 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं सारी की सारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। सारी की सारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। और एग्जाम्पल लेते हैं जी, कुछ फ्रैक्शन में देखते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने 3/4। यहाँ पे लिख दिया मैंने 3/4। 3/4 में देखो, अब इसके नीचे तो पहले ही P/Q के रूप में लिखा हुआ है P/Q। P का मान 3, Q का मान 4, Q नॉट इक्वल टू 0। तो 3/4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी फ्रैक्शन होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। इस प्रकार के एग्जाम्पल जहाँ पे भी देखने को मिल जाएं सारी की सारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। देखो, नोट करिए, बाकी आगे मैं लिखाऊंगा। ये इस प्रकार के एग्जाम्पल सारे के सारे परिमेय होते हैं। 18, 121 ये सारे परिमेय हैं। -23 सभी परिमेय। अब माइनस के आगे कुछ भी लग जाओ। 4/9 परिमेय। -11/12 परिमेय। 12/-13 परिमेय। सारे के सारे परिमेय हैं ये। इसके बाद में आगे चलते हैं। मैंने लिख दिया 3.8 परिमेय। 3.8 परिमेय। 0.12 परिमेय। और लिख देते हैं 4.889 परिमेय। मैंने लिख दिया 18.23। 23 के ऊपर बार लगा दिया परिमेय। कहीं पे भी मिल जाए परिमेय। 0.7 के ऊपर बार परिमेय। ये सभी इस प्रकार की संख्याएं कहीं पे भी दिख जाएं सारी की सारी क्या होती हैं? परिमेय। लिख दिया जी, रूट के अंदर 4 परिमेय। रूट के अंदर 9 परिमेय। जब इनका पूर्ण वर्गमूल वाली संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय। जिनका पूर्ण वर्गमूल निकले वो भी क्या होती हैं? परिमेय। अब मैं कुछ चीज़ें आपको नोट कर देता हूँ। देखो जी, अगले स्लाइड पे देखिए। अभी हमने, ये बहुत काम की चीज़ है, अभी हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट अनंत, इसके बाद में हमने बनाया था होल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। इसके बाद में हमने बनाया था इंटीजर नंबर z। माइनस से चलती हैं ये, -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट अनंत। जब अभी हम कह रहे थे P और Q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, इसका मतलब ये सारी की सारी ये क्या होती हैं? रैशनल नंबर, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है। P और Q दोनों z होनी चाहिए और Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0। आगे बात समझ में यहाँ तक का। अब मैं आपको कुछ लाइनें लिखा रहा हूँ, इनको ध्यान से देखना। इसको तो मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ, इनको देखना है। अब आपको सोचना है।
पहला पॉइंट, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। एकदम बात सही है। देखो, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या के गोले के अंदर आ रही हैं, सर्किल के अंदर। इसका मतलब सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। दूसरा पॉइंट देखो जी, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती हैं। बिल्कुल सही बात है। सारी की सारी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं जी? परिमेय संख्या। नेक्स्ट 3 नंबर का पॉइंट देखो जी, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला देखो जी, अगला पॉइंट 4 नंबर का, सभी भिन्न, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, लेकिन हर शून्य नहीं होना चाहिए। यदि हर शून्य हो गया, क्योंकि भिन्न हमेशा अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं। तो अंश शून्य हो सकता है लेकिन हर शून्य नहीं होना चाहिए। 5 नंबर का पॉइंट, सभी पूर्ण वर्गमूल संख्या परिमेय होती हैं। सभी पूर्ण वर्गमूल संख्या परिमेय होती हैं। जैसे √36 पूर्ण वर्गमूल संख्या है, इसका मतलब ये परिमेय है। √64 पूर्ण वर्गमूल संख्या है, परिमेय है। √144 परिमेय संख्या है। √225 एक परिमेय संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्याएं भी परिमेय, सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय, सभी पूर्णांक संख्या भी परिमेय, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन हर शून्य नहीं होना चाहिए। सभी पूर्ण वर्गमूल संख्या भी परिमेय होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर का, सभी दशमलव संख्या परिमेय होती हैं। परिमेय होती हैं, लेकिन इस प्रकार की संख्या, इस किस प्रकार की? जैसे 6.7893 डॉट 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 डॉट, ये आगे डॉट 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 लगा मिल जाए, ये अपरिमेय होती है। बस दशमलव संख्याओं में यही एक अपवाद है। बाकी जितनी भी दशमलव संख्याएं होती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या।
और जिन संख्याओं के ऊपर एक अंतिम लाइन और लिख देते हैं इधर 8 नंबर पॉइंट, जैसे 6.7 के ऊपर बार, 8.09 के ऊपर बार, यानी कि जिन संख्याओं के ऊपर बार लग जाए 6.76 इसके ऊपर बार, इस प्रकार की संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय। इस प्रकार की संख्या भी परिमेय संख्या होती है। ये एक परिमेय संख्या, हमने क्या कवर किया है, परिमेय संख्या। तो यहाँ तक का नोट्स बनाइए। यहाँ तक में यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या डालना। कल के लेक्चर में सबसे पहले किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा में सबसे पहले अपरिमेय संख्या पढ़ाते ही किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परिमेय अपरिमेय में, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लेके आएंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में वास्तविक संख्या, फिर अंकगणित की आधारभूत परिमेय संख्या। आज तक इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।